जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव में लिख रहे हैं, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश, उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, डाला जाता है, तो उसके पृष्ठ से, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। मतलब देखो भाई, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कभी जनरल नॉलेज में, वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए, किरणें जो होती हैं हमारे पास, जो किरणें हैं, प्रकाश किरणें भी हो सकती हैं, गामा किरणें हो सकती हैं, या सूर्य से आने वाली किरणें हो सकती हैं। इन किरणों का आवृत्ति का क्रम क्या होता है, किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, किसकी सबसे कम होती है, तो क्रम लगाना आ जाता है। तो सबसे पहले याद रखना, गामा किरणें होती हैं, गामा होता है ये, चाहे तो ऐसे लिख लेना गामा, या ऐसे गामा किरण। ये गामा किरण ऐसे होता है, ऐसे आर की टांग खींचते हैं ऐसे करके। गामा किरणें, गामा किरणों के बाद में एक्स किरणें, एक्स किरणों के बाद में परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणों के बाद में दृश्य किरणें, दृश्य किरणों के बाद में अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों के बाद में सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणों के बाद में रेडियो किरणें, रेडियो तरंगें लिख दो चाहो तो। और ये जो है, सॉरी, अरे रुको रुको एक मिनट, रुको, इसे पावर हमने सही लिखी है, क्रम भी सही लिखा है, मुंह गलत बनने। सबसे ज़्यादा आवृत्ति इनकी होती है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे इसकी, ऐसे। और ये हो जाता है यहाँ ऐसा करके आवृत्ति का घटता क्रम। गामा किरणें इतनी पावरफुल होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए ना तो पता नहीं चलेगा व्यक्ति कहाँ गया, राख भी नहीं मिलेगी उसकी, समझिए, व्यक्ति गायब। जैसा वो कार्टून है उसमें देखते हैं ना, प्रोग्राम में देखते हैं, वो कहीं बंदूक छोड़ दें, वो किरणें छोड़ दें और वो कार्टून मर जाते हैं, जल जाते हैं, ऐसे कुछ करके। तो गामा किरणें उतनी पावरफुल होती हैं। एक्स किरणें भी लगभग थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन उसी जैसी होती हैं कि व्यक्ति को जला देंगी सही से। परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें जो होती हैं, तो परावैंगनी किरणें डाल देना ऐसे करके। ये व्यक्ति को पूरा तो नहीं जलाती हैं, लेकिन ऐसा जलाती हैं कि अगर परावैंगनी किरणें स्किन पर पड़ जाए ना तो वहाँ जख्म हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कोशिकाएं जल जाएंगी, छेद सा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, परावैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत, सुरक्षा कवच है हमारे वायुमंडल का, तो परावैंगनी किरणों को रोकता है। अगर परावैंगनी किरणें सीधी आने लगे ना तो किसी को खुजली हो जाएगी, खुजाट हो जाएगा, कुछ जलन सी हो जाएगी, स्किन जल जाएगी, स्किन पे धब्बे आ जाएंगे, ये सब चीज़ हो जाएंगे इससे, और अनुवांशिक लक्षण चेंज हो जाएंगे। दृश्य किरणें, दृश्य किरणें जो हम देखते हैं टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, उससे जो रोशनी निकलती है 7 रंगों की, वो सब दृश्य किरणें कहलाती हैं। अवरक्त किरणें जो रिमोट से निकलती हैं, रेड कलर की किरणें होती हैं, नॉर्मल नहीं दिखाई देती, वैसे दिखाई देते हैं अवरक्त किरणें। सूक्ष्म किरणें, माइक्रोस्कोप, अगर किसी ने लैब में रखा देखा हो माइक्रोस्कोप, या किसी लैब में पैथोलॉजी लैब वगैरह में होता है माइक्रोस्कोप, तो सूक्ष्म किरणें कहलाती हैं, माइक्रो किरणें कहलाती हैं, माइक्रोस्कोप में होती हैं। रेडियो किरणें जो मोबाइल पर हेलो हेलो की आवाज़ आती है, स्पीकर में से जो तरंगें जो निकलती हैं, जो आवाज़ आ रही है, वो रेडियो किरणों की होती है। ये जी, हाँ जी, आवाज़ जो आती है तो रेडियो किरणों की होती है। ये सब बता लेंगे। इसे बताते भी रहो और पेपर भी चलाते रहना। कहाँ पहुँच गया?
हो गया। तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर नंबर 3 तथा गुणधर्मों में आवर्तिता। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? देखो पहले चैप्टर लिखो फिर। अब देखो भाई इधर, सबसे पहले हम इस चैप्टर में मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे। है ना? मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोष भी पढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद में फिर आ जाती है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या हो गया? मेंडलीव। देखो मेंडलीव वह भी होता है, फै भी होता है, कहीं कहीं जैसा भी है ऐसे देखेंगे। आवर्त सारणी, गुण तथा दोष। दीर्घाकार आवर्त सारणी, S, P, D तथा F ब्लॉक के तत्वों के गुण। परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या।
इतना करना है हमें इस चैप्टर में। केमिस्ट्री में बताओ, तुम्हें ये ना पता कौन सा सब्जेक्ट है? हेडिंग है श्रोडिंजर समीकरण। श्रोडिंजर समीकरण और लिखेंगे इसमें। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा ये बस देखो भाई। इसमें लेंगे श्रोडिंगर। ये श्रोडिंगर भी हो सकता है, मतलब जय की जगह गै भी हो सकता है, क्योंकि जी सा बनाया है ये ऐसा करके। तो श्रोडिंजर भी हो सकता है, श्रोडिंगर भी, दोनों तरीके से किताबों में लिखा होता है। फिलहाल ये वैज्ञानिक का नाम है। इसमें लेंगे श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत की। स्थिति के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे श्रोडिंजर समीकरण कहते हैं। एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे श्रोडिंजर समीकरण कहते हैं। कहते हैं जो निम्नलिखित है देखो भाई, एक नई चीज है तुम्हारे लिए है, और ये है देखो, इसे कहते हैं साई। ठीक है, जैसे थीटा होता है या फाई होता है, ऐसे साई होता है ये। तो साई बनाने का तरीका ऐसे होता है, या तो तुम इसे ऐसा करके बना दो या ऐसा करके बना दो, ये साई होता है। इसे कहते हैं तरंग फलन। तरंग फलन होता है जो इलेक्ट्रॉन की गति को दर्शाता है कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। और साई स्क्वायर भी होता है। साई स्क्वायर दर्शाता है कि साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल को दर्शाता है। तो ये बताए थे, ये डायरेक्ट सिद्ध नहीं करनी है, डायरेक्ट ऐसे याद रखनी है। डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई बराबर 0। जहाँ क्या क्या है, जहाँ हमें बताना है साई बराबर क्या है, एम बराबर क्या है, एच बराबर क्या है, ई बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, और जी डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या है। तो साई जो होता है वो कहलाता है तरंग फलन। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एच प्लांक नियतांक जिसका मान 6 गुणा 6 दशमलव 10 की घात माइनस 6 गुणा 6 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड। और जी ये है कुल ऊर्जा। क्या हुआ, निकाय की कुल ऊर्जा निकाय की स्थितिज ऊर्जा
और डेल्टा स्क्वायर बराबर जो होता है ना वो ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। दरअसल ये डेल जो होता है ना मैंने बताया था डेल्टा डी और डेल ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो ये डेल होता है, डेल का मतलब होता है आंशिक अवकलन, मतलब सिर्फ एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन, वाई वाई के सापेक्ष अवकलन, जेड जेड के सापेक्ष अवकलन, तो इसके मान होते हैं। दरअसल इसका अवकलन भी होता है लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए कराया नहीं जाता है, डायरेक्ट याद रखना होता है कि ये सब क्या है, ठीक है। और इसके बाद जो है हैंड डालेंगे साई तथा साई स्क्वायर का महत्व, ये एग्जाम में आ जाता है। साई तथा साई स्क्वायर का महत्व बताइए कि मतलब इन दोनों का काम क्या क्या है। हाँ जी, ये है साई तथा साई स्क्वायर का महत्व। इसमें डैश लगा आगे को ये लिख देंगे, साई तरंग फलन होता है जो इलेक्ट्रॉन के आयाम को प्रदर्शित करता है, जबकि साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर उन आंचलों का मतलब स्थान होते हैं, आंचलों को प्रदर्शित करता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सर्वाधिक होती है। उन आंचलों को ऑर्बिटल कहते हैं। बता रहा हूं।